बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, पाकिस्तानियों के जो एहसास बैरून मुल्क है, इस टॉपिक की बाज़ गश्त आपने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, टीवी टॉक शोज़ इसमें अक्सर सुनी होगी। और हर चंद साल बाद ये जो टॉपिक है ये ज़बान ज़द-ए-आम होता है। तो अक्सर पाकिस्तानी कन्फ्यूज़ होते हैं कि शायद ये किसी और दुनिया की बात हो रही है, ये हमारा जो निज़ाम है ये किस तरह से चल रहा है, ये कैसे एसेट्स बाहर बने। तो हम इसको टॉपिक को आसान ज़बान में कोशिश करेंगे, डिस्कस करेंगे कि इसकी इम्पॉर्टेंस इतनी ज़्यादा क्यों है, कौन से वो कवानीन थे जो इसमें हेल्पफुल थे और उसमें क्या चेंजेस हुई और आज उनका क्या स्टेटस है। और ये टॉपिक क्योंकि थोड़ा लंबा हो सकता है तो उसकी कोशिश करेंगे कि 2-3 वीडियोज़ में इसको कवर करें। अच्छा, तो स्टार्टिंग करते हैं कि इसकी इम्पॉर्टेंस क्यों है। पनामा लीक्स की पहली किस्त अप्रैल 2016 में आई, उसमें तकरीबन 445 पाकिस्तानियों के नाम थे। दूसरी किस्त मई 2016 में, उसमें 226 पाकिस्तानियों के नाम आए। उसके बाद बहामास लीक्स सितंबर 2016 में 150 पाकिस्तानियों के नाम। फिर पैराडाइज लीक्स नवंबर 2016 में 135 पाकिस्तानियों के नाम। और अब 2021 में ब्रॉडशीट जिसमें तकरीबन 200 बंदों के नाम दिए गए थे। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि जब हम जो लोग इंटरनेशनल ट्रैवल करते हैं वो इस चीज़ से बखूबी वाकिफ़ हैं कि बाकी मुल्कों के जो शहरी हैं उनके भी बैरून मुल्क हिसासे होते हैं। तो यहाँ पर जो है ये जो टॉपिक है इसका इतना मसला क्यों है। तो इसकी इम्पॉर्टेंस जो है या इतना हाईलाइट इसलिए होता है कि हमारे यहाँ पे जो कारोबारी ग्रुप हैं, जो कारोबारी अफराद हैं, उनके एसेट्स बाहर बनना तो समझ आई, बट ये जितनी लीक्स मैंने गिनवाई हैं इसमें बहुत सारे पॉलिटिशियंस हैं, चाहे वो हमारे जो बड़ी पार्टीज़ हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून हो, पीपल्स पार्टी हो या बाकी पार्टीज़ हैं, उनके जब जो मेंबरान हैं उनके एसेट्स बाहर उनके नाम जब सामने आए, इसमें जजेस के नाम आए, ब्यूरोक्रेट्स के आए और मुमताज़ शख्सियात, तो जब ये इन लोगों के नाम आए तो एक आम इम्प्रेशन जहन में, आम पाकिस्तानी के जहन में ये इम्प्रेशन आता है कि शायद ये करप्शन का पैसा था, ये किक बैक से जो यहाँ से पैसा ले जा के बाहर जाके इससे नाजायज़ हिसासे बनाए गए। तो इस वजह से जब ये टॉपिक आता है तो हम सब बड़े सेंसिटिव होते हैं। हम कहते हैं कि ये पैसे वापस आने चाहिए, ये हमारा टैक्स का पैसा है, ये चोरी हुआ। अच्छा, अब इसका जो क्वांटम है कि कितने कैसेट्स पाकिस्तानियों के बाहर होंगे, इसके बारे में मुख्तलिफ एस्टीमेट्स हैं। एक आपको याद होगा जब तारक बाजवा साहब फाइनेंस सेक्रेटरी थे तो उस वक्त एक कैबिनेट में समरी पेश हुई जिसमें एस्टीमेट था तकरीबन 200 अरब डॉलर के। फिर कहीं पे 300 अरब डॉलर की बात भी आपने मीडिया पे सुनी होगी और 120 बिलियन डॉलर की बात भी। बट इसका जो क्वांटम है उसकी एग्जैक्ट क्या सिचुएशन है वो आज तक सामने नहीं आई। अच्छा, फिर नेक्स्ट जो है कि इसकी क्या रिकवरी होगी कि नहीं। उसमें रिकवरी में मैं समझता हूँ कि दो बड़ी बुनियादी चीज़ें हैं। पहली चीज़ है कि आइडेंटिफिकेशन। इस वक्त तकरीबन 22 ममालिक ऐसे हैं कि जो ये अलाउ करते हैं कि हम पाकिस्तानी पासपोर्ट भी रख सकते हैं और उस मुल्क का पासपोर्ट भी रख सकते हैं, यानी एट द सेम टाइम हम डुअल नेशनल हो सकते हैं। अच्छा, आप अक्सर देखेंगे कि जो बाहर लोगों ने एसेट्स रखे होते हैं वो दूसरा जो पासपोर्ट है, सेकंड कंट्री का पासपोर्ट है, उस पे रखे हुए हैं। जब आपने उस पासपोर्ट के ऊपर अपने एसेट्स रखे हुए हैं तो इसका मतलब है कि वो एसेट्स वहाँ पर पाकिस्तानी शहरी के एसेट्स नहीं शो हो रहे। वो तो जो उसका सेकंड पासपोर्ट है जिस कंट्री का, वो तो वहाँ का रहायशी शो हो रहा है। तो इसका मतलब है कि उसकी आइडेंटिफिकेशन भी कोई इतनी आसान नहीं होगी। फिर आइडेंटिफिकेशन के बाद नेक्स्ट है कि उसकी डिक्लेरेशन। अब जब ये सारा सिनेरियो बिल्ड हो रहा था तो दरमियान में टाइम टू टाइम मुख्तलिफ आपने एमनेस्टीज़ दी, एसेट डिक्लेरेशन की स्कीम्स दी, तो उसमें बहुत सारे लोगों ने वो एसेट्स अपने डिक्लेयर कर दिए। बहुत सारे जो कारोबारी लोग हैं, जब वो एसेट्स उनमें डिक्लेयर हो गए तो उनको वैसे ही इम्यूनिटी हासिल हो गई, तो उनकी रिपेट्रिएशन का क्वेश्चन भी नहीं आता। तो इसके बाद इन दोनों चीज़ों में के बाद भी अगर आप एसेट्स को आइडेंटिफाई कर लेते हैं और वो डिक्लेयर्ड नहीं हैं तो फिर आप देखेंगे कि उस मुल्क के साथ आपकी कोई ट्रीटी है, कोई ऐसा एग्रीमेंट है कि वो किस तरह से रिकवरी उसकी पॉसिबल हो सकती है। और लेकिन अगर हम जो करंट ब्रॉडशीट के जो CEOs के इंटरव्यूज़ या बाकी चीज़ें देखें तो अपेरेंटली लगता है कि शायद पाकिस्तान के हवाले से उन एसेट्स की रिकवरी या लेके आना शायद वो विल नहीं है या वो प्रैक्टिकली बड़ा मुश्किल सिनेरियो होगा। फिर एक सवाल ये भी पैदा होता है कि पाकिस्तान से बाहर पाकिस्तानी इतने क्यों
पाकिस्तानी जो हैं वो क्यों चाहते हैं कि हमारे एसेट्स बाहर हों, वो इस तरफ क्यों राग़िब होते हैं, ये उनके लिए इतना अट्रैक्टिव क्यों होता है। आप सब अगर हमारी हिस्ट्री देखें पाकिस्तान की, तो उसमें 60 तक जिस तरह हमारी इंडस्ट्री ग्रो कर रही थी, हमारे यहाँ पे कॉरपोरेशंस किस तरह जो फ्लरिश हो रही थी, तो लोगों का एक सिस्टम के ऊपर बड़ा एतमाद था। भुट्टो साहब ने जब नेशनलाइजेशन की, तो जो मैंने पढ़ा सुना उसमें ये था कि उस वक्त जब रात को लोग सोए तो वो शायद कोई अरबपति था, कोई करोड़पति था, लेकिन जब वो सुबह उठे तो उन्हें बताया गया कि जी आपका तो जो घर है ये भी कंपनी के नाम था और ये भी नेशनलाइज कर लिया गया है। और वो जो रात को सोए इतने अमीर लोग थे, सुबह शायद उनके पास कुछ भी नहीं था और वो रोड पे आ गए। तो उससे जो कारोबारी बंदा है, जो भी लोग यहाँ पे कारोबार कर रहे थे, उनका इस सिस्टम से एतमाद उठ गया। इवेंचुअली आज तक हम उसकी कास्ट भुगत रहे हैं। तो फिर क्या होता है कि अब लोगों की हर वक्त ये कोशिश होती है कि वो डाइवर्सिफिकेशन जब देखते हैं तो वो क्रॉस बॉर्डर भी देखते हैं कि अपनी कुछ इन्वेस्टमेंट जो हैं वो दूसरे मुल्कों में की जाएँ, कुछ एसेट्स वहाँ पे लिए जाएँ। इसलिए मैंने कहा कि सारे एसेट जो आउटसाइड ऑफ कंट्री हैं वो ज़रूरी नहीं कि सब के सब गैर कानूनी हों, उसमें बहुत सारे एसेट्स हैं जो लेजिटिमेट होंगे और वो कानूनी एसेट्स होंगे। अच्छा, इसमें जो मुख्तलिफ लाज कौन कौन से थे जो इन सारे प्रोसेस को हेल्प किया कि किस तरह से एसेट्स आपके आउट ऑफ कंट्री बने, या उसमें यहाँ से फंड्स की मूवमेंट थी। तो इसमें जो पहला जो रेलेवेंट लॉ बनता है वो है इनकम टैक्स का कानून। तो इनकम टैक्स के कानून में भी फिर कुछ ऐसी प्रोविजन हैं कि जो यहाँ पर आपने कहा कि भाई इन लोगों का जो टैक्स है वो फुल एंड फाइनल होगा, प्रिजम्पटिव टैक्स, फाइनल टैक्स की रिजीम्स थी। इनको हम डिटेल में आगे जाकर डिस्कस करेंगे। फ़िलहाल सिर्फ हम इसको डिस्कस कर रहे हैं कि कौन कौन से कवानीन जो रेलेवेंट हैं। अच्छा, तो प्रिजम्पटिव टैक्सेशन या फाइनल टैक्सेशन में आपने कहा ठीक है जी, आप लोग टैक्स में आ रहे हो, आपका फिक्स टैक्स है, आप कितना प्रॉफिट डिक्लेयर करते हो उसमें कोई पूछ पकड़ नहीं है, तो ना कोई किताबें हैं, ना कोई रिकॉर्ड है, कुछ चीज़ रखनी। तो आपने कुछ केसेस में 50, 60 जितने % प्रॉफिट डिक्लेयर किया, और जब आपने डिक्लेरेशन कर दी उसके बाद आपने पैसे वहाँ से डॉलर अपने फॉरेन करेंसी अकाउंट में डाले और बाहर ले जाने में कोई पाबंदी नहीं थी, तो वहाँ से आपने एसेट बना लिए। अब इस केस में जब आपका टैक्स ही फुल एंड फाइनल है, तो इसका मतलब है कि इसमें टैक्स की ऐसा इम्प्लीकेशन नहीं है, आपने लॉफुली पैसा जो डिक्लेयर करके बाहर ले गए। उसके बाद जो लोग हुंडी हवाला के थ्रू यहाँ से करप्शन या अपने किक बैक्स हैं, उसका पैसा जो बाहर गैर कानूनी तरीके से ले गए, उसको वापस लाने के लिए भी एक चैनल दिया गया था जिसको हम कहते हैं सेक्शन 111(4). अब इन दोनों में काफ़ी सारी अमेंडमेंट्स हो गई हैं और इसका बुनियादी खदोखाल इस टाइम क्या है ये भी हम आगे जाके डिस्कस करेंगे। इसी तरह से कस्टम्स का कानून है, वहाँ पर अंडर इन्वाइसिंग जो है वो भी एक बड़ा नासूर था कि, और वो भी जब अंडर इन्वाइसिंग होती है तो आपकी डॉक्यूमेंटेशन जो है वो उस तरह से नहीं थी, और उस तरह जो आपके पैसे जो है वो इलीगली उसका इन आउट चलता रहा। फिर प्रोटेक्शन ऑफ इकनॉमिक रिफॉर्म्स एक्ट 1992 में जो प्रिजम्पटिव टैक्स है ये 1990 में लेके आए उस वक्त जो गवर्नमेंट थी, और उसका बुनियादी मकसद जो था उस वक्त के सर्टन जो नेगेटिव आस्पेक्ट्स हैं सोसाइटी के, जो टैक्स बिल्कुल देना ही नहीं चाहते, तो उनको कैटर करने के लिए लाया गया और कहा गया ये स्टॉप गैप अरेंजमेंट है, इसको जल्दी एड्रेस करेंगे। बट वो एड्रेस करते करते शायद 30 साल गुजर गए। तो इसी तरह से जब 2 साल बाद आपने प्रोटेक्शन ऑफ इकनॉमिक रिफॉर्म्स लेके आए जिसमें आपने फॉरेन करेंसी अकाउंट्स को काफ़ी हद तक प्रोटेक्शन दी। फिर आपको याद होगा कि जो आपने एटमी धमाके किए उसके बाद फॉरेन करेंसी अकाउंट्स फ्रीज़ हुए, मुशर्रफ साहब आए तो उन्होंने फिर एतमाद एक बहाल करने की कोशिश की, तो उन्होंने कहा जी फॉरेन करेंसी अकाउंट्स प्रोटेक्शन आर्डिनेंस 2001 लेके आए। तो उसके क्या खदोखाल हैं, उसमें फिर क्या चीज़ें बाद में चेंज हुई। फिर फॉरेन एक्सचेंज मैनुअल है, स्टेट बैंक का कुछ रोल है। तो ये वो बुनियादी 3-4 कानून हैं जिसके तहत ये सारे एसेट्स जो हैं, ये जो पैसे हैं, इनका इन आउट कैसे हुआ और वहाँ पे एसेट्स किस तरह से बने, और इन कवानीन का मौजूदा जो सूरत हाल है कि इसकी अमेंडमेंट होने के बाद अब क्या सूरत हाल है, और इसको इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट वीडियो में एक कानून को 1 बाय 1 डिस्कस करें। बहुत शुक्रिया।